नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और मैं हूं विवेक। और आज की बड़ी खबर, सबसे पहली खबर सिरांधा बताएंगे। बिल्कुल, दरभंगा से बड़ी खबर है विवेक, जहां पर दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। बाढ़ पीड़ित जो कि सड़क पर आशियाना लिए हुए देखे जा सकते हैं। दरभंगा में भी उन्होंने सड़क पर अपना आशियाना बना रखा था, शरण ले रखी थी, लेकिन इस दौरान गाड़ी ने रौंद डाला, दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद भीड़ ने वहां पर हंगामा भी मचाया। ये चीत्कार अनसुनी नहीं कर सकती सरकार, क्योंकि सैकड़ों नहीं हजारों परिवारों की जिंदगी का सवाल है। भले ही हादसे में पति पत्नी की मौत हुई हो, लेकिन हादसे के पीछे की हकीकत झकझोर कर रखने वाली है। बाढ़ ने घर छीन लिया और सड़क ने जीवन। उम्मीद थी कि बाढ़ का पानी कम होगा तो एक बार फिर घर में गृह प्रवेश करेंगे, लेकिन यहाँ तो स्वर्गवास हो गया। दरभंगा जयनगर सड़क पर बाढ़ पीड़ितों ने शरण ले रखी है। मजबूरी में सड़क पर ही प्लास्टिक से टेंट नुमा घर बनाकर लोग रह रहे हैं। हर रात डरावनी होती है और हर दिन जिंदगी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। सरकार के दावे तो बहुत होते हैं, लेकिन दावों को टटोलने निकलिए तो दावे ऐसे खोखले निकलते हैं कि जान गंवानी पड़ती है। दरभंगा में यही हुआ। सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, लोग नहीं रहते, लेकिन जब व्यवस्था लचर हो तो लोग क्या करें। सड़क पर गाड़ी अनियंत्रित हुई और पति पत्नी को रौंद डाला। आनन फानन में सड़क पर ही शरण लिए अन्य ग्रामीणों ने पति पत्नी को अस्पताल पहुंचाया, जहां पहुंचते पहुंचते दोनों ने दम तोड़ दिया। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, समस्तीपुर, खगड़िया, सब जगह का हाल ऐसा ही है। बाढ़ में घर डूब गए हैं और लोग सड़कों पर हैं। हादसे को हर पल झेल रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों की जिंदगी हर वक्त खतरे में है। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार की रिपोर्ट। चलिए, अब ये दरभंगा पर ही हम रहेंगे, क्योंकि कुशेश्वर स्थान थाना के भीतर क्या माहौल है, क्या चल रहा है, ये भी आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से थाने के भीतर पानी घुसा है और तालाब में थाना तब्दील है। अब कैसे सुनवाई होगी, लोग कैसे अपने आवेदन को लेकर आएंगे, कैसे लोग अपनी बात पहुंचाएंगे, समझ सकते हैं। तो देखिए, पेड़ के नीचे थोड़ी ऊंची जगह थी, वहीं पर शरण ले रखा है। और ये आप देख रहे हैं दीवार से सटे, थाने की दीवार से सटे सांप को भी आपने देखा। और फिलहाल किसी ऊंची जगह पर जाने की एक कोशिश की जा रही है, जान की बाजी लगाकर ड्यूटी की जा रही है। और जो सांप है, ऐसा लगता है कि उसकी व्याकुलता को देखकर लगता है कि वो भी घिर चुका है, वो भी किसी सुरक्षित जगह की तरफ बढ़ने और चढ़ने की ताक में है। तो दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाने की ये रिपोर्ट, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। क्या करें, वो उसी में रहना ही है, दुख तकलीफ करके रहना है, दूसरा कोई विकल्प हमारे पास है नहीं। तो ऐसे ही थाना में पानी घुसा रहता है? हाँ, पानी आता है तो पानी घुस जाता है। वहीं टेबल पर सब सामान रखते हैं। और जाते कैसे हैं आप लोग पेट्रोलिंग पे? पेट्रोलिंग रोड में गाड़ी से, देहात में जाएंगे तो नाव से। थाना की आप चर्चा करते हैं, ये लगभग 60 वर्षों से अवस्थित, और कुशेश्वर स्थान बाजार में अभी पूरे आप घूमे होंगे, उसमें आपको पानी नज़र नहीं आएगा। आज से 5-10 साल पहले अगर आप आते तो पूरे बाजार आपको जलमग्न नज़र आता। तो चूँकि थाना बहुत पुराना है और जो इसी लॉलैंड में है, इसी का कारण है जो आपको बाढ़ जब आती है तो थाना के अंदर या समीप पानी चली जाती है। लेकिन थाना भी अब कुशेश्वर स्थान में ऊंचे जगह पर बनाने की प्रक्रिया में सरकार लगी हुई है, हम लोग लगे हुए हैं कि जहां जो लॉलैंड में सरकारी दफ्तर है उसको उसे ऊंचे जगह पर बनवाने की प्रक्रिया में हम लोग लगे हैं। तो दरभंगा के कुशेश्वर स्थान की तस्वीर आपने देखी, किस तरह से जान जोखिम में डालकर पुलिसकर्मी यहां पर ड्यूटी करते हुए नजर आ रहे हैं। मुंगेर की बात करते हैं। मुंगेर में लगातार गंगा का जलस्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसमें बढ़ोतरी हो रही है और यही वजह है कि सोमवार शाम तक इसका जो लेवल था वो बढ़कर 38 मीटर तक पहुंच गया।
और अब खतरे के निशान से मात्र 1.5 मीटर कम है ये लेवल, ये स्तर। जलस्तर बढ़ने से गंगा का पानी दियारा इलाकों में फैलने लगा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है, कटाव शुरू हो गया है। खासतौर से जो इलाके वो हम आपको बता रहे, धरहरा प्रखंड है, सदर प्रखंड के टीका रामपुर में, तारापुर दियारा, नौबागढ़ी, उत्तरी शंकरपुर और बरियारपुर का इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। हालांकि डीएम का कहना है कि बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने मुकम्मल तैयारी कर रखी है कि निचले इलाकों में पानी भरता है और साथ ही साथ लोगों के घरों के अंदर भी पानी घुसता है, जिससे लोगों की सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। तो उसको बचाने के लिए हम लोगों के पास नाव की व्यवस्था है, सरकारी नाव भी हैं और कुछ निजी नाव के साथ भी हम लोगों ने करारनामा किया है। ऐसी कुल 90 नाव है जिला में, जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे और यदि आवश्यकता रहती है नाव की संख्या और बढ़ाने के लिए तो हम लोग निश्चित रूप से जो निजी नाव वाले हैं उनके साथ इकरारनामा करके संख्या को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। और चलिए, अपनी रणनीति बनाने में माहिर बीजेपी ने एक और नई कवायद शुरू की है। 8 नए दफ्तर झारखंड में बनाए जा रहे हैं, बीजेपी के नए ऑफिस हैं और जेपी नड्डा को सीधे हम सुनते हैं। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट्स सारे देश में प्रतिदिन बन रहे हैं 4.5 लाख। प्रधानमंत्री जी ने लोकल उद्यमियों को प्रोत्साहित किया और उनके प्रोत्साहन के कारण हम लोग इस काम को करने में सफल हुए हैं, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, इसी संक्रमण काल में अगर पार्टी ने आगे बढ़कर के काम किया, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा लेकर के हमने काम किया, तो वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज यह प्रधानमंत्री जी ने दिया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात की सराहना की कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सिर्फ हेल्थ इश्यूज को ही एड्रेस नहीं किया है, हेल्थ के साथ साथ इकोनॉमिक इश्यूज को भी एड्रेस किया है। और जो गरीब लोग हैं, जो लॉकडाउन की अवस्था में सस्टेन नहीं कर सकते थे, उनको उन्होंने राहत देने का प्रयास किया है। He has also addressed the economic issues and he has taken care of the marginal section of the society. ये डॉक्टर टेड्रोस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। 80 करोड़ की जनता को पहले 3 महीने और बाद में 5 महीने 9 नवंबर तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल यह मुफ्त में मुहैया कराने का इंतजाम 80 करोड़ की जनता को किया है। 130 करोड़ की जनता में 80 करोड़ मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की चिंता की। यही नहीं, लगभग 20 करोड़ बहनों को 500 रुपए 3 महीने के लिए 1,500 रुपए उनके जनधन खाते में डाला है, ताकि हमारी महिलाएं स्वाभिमान के साथ इस लॉकडाउन की अवस्था में अपना दैनंदिन चला सकें। इस बात की व्यवस्था की। 8 करोड़ बहनों के घर में 3 सिलेंडर 3 महीने के लिए पहुंचाने की व्यवस्था की। हमारे 8 करोड़ 34 लाख हमारे किसान भाइयों के लिए पहली किश्त 2,000 रुपए की 8 करोड़ 34 लाख लोगों के खातों में हमारे किसानों के खातों में डालने का काम प्रधानमंत्री ने किया। यही नहीं, आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से लगभग हमारे 20,000 करोड़ रुपए 20 लाख करोड़ रुपए यह आने वाले 3 साल के लिए किस तरीके से परिवर्तन आएगा इसकी चिंता की गई है, इसको उसमें रखा गया है, यह हमारे ध्यान में। 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर के लिए, हमारे छोटे उद्योगों के लिए। एक तो छोटे उद्योगों का डेफिनेशन बदला गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके एम्बिट में आ सकें और उनको 3 लाख करोड़ रुपए उधार देने का काम, ताकि वो अपने व्यवसाय को ठीक से चला सके, इसकी व्यवस्था की गई। और 1,10,000 करोड़ रुपए लगभग सैंक्शन हो गए हैं और लगभग इसमें से 80,000 करोड़ रुपए उसमें से डिस्पर्स भी हो गए हैं, उनको मिल गए हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्च होगा, ये फार्म गेट के माध्यम से। मेरा निवेदन है दीपक प्रकाश जी से, मेरा निवेदन है प्रदीप वर्मा जी से, मेरा निवेदन है सभी कार्यकर्ताओं से कि आप एफपीओज बनाइए, एफपीओज में अपना योगदान कीजिए, अपने लोगों को खड़ा कीजिए, सरकार की सुविधाओं को लीजिए और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में एक मूलभूत परिवर्तन करने में आप सब लोग अपना योगदान कीजिए। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से 2 लाख कंसेशनल
क्रेडिट जो देने का है वो 2.5 लाख, हमारा 2.5 करोड़ किसानों को देने का है, किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें भी हमको अपना योगदान करना चाहिए, ये हम आप सबसे चर्चा करना चाहते हैं। कल मैं सभी प्रदेशों के बीजेपी के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करने वाला हूं। लगभग 5,000 करोड़ रुपए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए रखा है, और इस 5,000 करोड़ रुपए स्ट्रीट वेंडर्स में 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, जो हमारे सड़क पर जो ठेला लगाते हैं, उनको सुविधा देने का काम किया गया है। मैं चाहता हूं कि हमारे लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं ठेले वालों का, उनको पैसे दिलाएं, उनका दैनंदिन फिर से ठीक से चले, इसकी व्यवस्था करें। और इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 5,000 करोड़ रुपए जो इस बात के लिए रखे गए हैं 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, उनका भी हमको लाभ उठाना चाहिए। हमारे माइग्रेटरी लेबरर्स के लिए 3,500 करोड़ रुपए जो रखे गए हैं, उसकी भी उस यूटिलाइजेशन के लिए हमको व्यवस्था करनी चाहिए। इस तरीके तो 8 जिलों में बीजेपी के नए दफ्तर, पार्टी को सशक्त और मजबूत करने की दिशा में बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। जेपी नड्डा ने जो कहा कि पार्टी किन बातों पर ध्यान दे रही है, आगे की योजनाएं क्या है, और अभी तक जो रणनीति बनाई गई है उसके हिसाब से आप लोगों को, यानी कि कार्यकर्ताओं को दूर तक जाना है, गांव तक जाना है, लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी है। और खासकर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। एक बार फिर लौटते हैं बाढ़ की खबरों की तरफ, और अगली खबर जो है वो पूर्णिया से है, जहां की रिपोर्ट ये बता रही है कि वहां के जो मछली पालक हैं वो बहुत ही परेशान हैं। पानी तो है, मछलियां भी हैं, लेकिन उनकी परेशानी जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी राजेंद्र पाठक ने। पूर्णिया प्रमंडल में इन दिनों खास करके बायसी और बारसोई के जो इलाके हैं पूर्णिया जिले और कटिहार जिले के, इनमें महानंदा और सहायक नदियों के जल जमाव से लोग काफ़ी परेशान हैं, और उनकी ये परेशानी पूरे बरसात चलेगी। ये परेशानी उनके लिए कोई नया भी नहीं है, बल्कि यह इलाके के भूगोल में हर साल उनके साथ इस तरह का दुख दर्द शामिल होता है। और ऐसी स्थितियों में जो खेती के काम हैं वो खराब हो जाते हैं। इसके अलावा पशुपालन का काम प्रभावित तो होता ही है, मछली पालन के काम पर भी असर आता है। क्या मछली मारते हैं और अभी मारते हैं, तो क्या फायदा है इसमें, क्या घाटा है? होने से कुछ फायदा होता है, उसके बाद में कुछ होना, उसके बाद में खाने का उपाय नहीं रहता। बाढ़ में मछली आता है कि भाग जाता है? आता है फिर चल जाता है, एक जगह थोड़ा रहता है। मतलब लॉकडाउन में हमारा सर सब पानी में डूब गया। आइए सर, आप खेती भी देखना था, खेती भी देख लीजिए। कितना कट्ठा में किया था? या 10 कट्ठा है सर। तो इन तमाम हालातों के बीच पूर्णिया के शहरी क्षेत्र से गुजरने वाली नदी और कुछ अन्य धारों में भी काफ़ी पानी आ गया है, जिसकी वजह से आसपास खेती करने वाले लोगों को नुकसान तो है ही, जो बांध है उस पर नियमित निगरानी की ज़रूरत हो गई है। सीमांचल के लोग बाढ़ और कोरोना के जो संकट हैं उससे हर दिन निपट रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ राजेंद्र पाठक, न्यूज़ 18 पूर्णिया। तो पूर्णिया के पशुपालक बेहद परेशान हैं। दरभंगा की एक बार फिर से बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है, और सिर्फ बाढ़ के पानी से परेशानी नहीं है, इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां हैं। यहां पर दरअसल पानी भर जाने की वजह से कई सारे रास्ते बंद हो गए हैं, आवागमन बाधित हुआ है, जिसकी वजह से ट्रक नहीं चल रहे हैं, और ट्रक नहीं चलने की वजह से एलपीजी सिलेंडर भी लोगों के घरों तक नहीं पहुंच रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर नहीं पहुंच पाने की वजह से अहले सुबह लोग खुद जा रहे हैं, गैस एजेंसी पर जाकर बैठ जा रहे हैं ताकि उनको गैस सिलेंडर मिल सके। दरभंगा में बाढ़ की त्रासदी के बीच जिंदगी से जद्दोजहद जारी है। ये तस्वीर देखिए, दरभंगा चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस कदर बाढ़ की विभीषिका दरभंगा में है। आप तस्वीरों में कैमरा पर्सन मनोज दिखा पाए, दूर दूर तक केवल आपको बाढ़ का पानी ही देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच अपनी दिनचर्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक लंबी लाइन भी लगी है। यकीन मानिए ये लंबी लाइन है सिलेंडर के लिए, और बाढ़ में सिलेंडर आना मुश्किल है, चूंकि कई जगह सड़क जो है वो बाढ़ के पानी में डूब गया है, ट्रकों का आवागमन जो है वो बाधित है। ऐसे में सिलेंडर को लेकर लोगों को परेशानी हो रही है। घरेलू गैस है ये, और काफ़ी जिसकी ज़रूरत है। लोग यहाँ देखिए कतारबद्ध हैं, लंबी लाइन है, और कोरोना के इस काल में जबकि सोशल डिस्टेंसिंग थी, शायद जो जिंदगी की जद्दोजहद है वो ज़्यादा प्रभावी है इनके ऊपर, लिहाजा इन्होंने कोरोना की परवाह नहीं की है और पहुँच गए यहाँ पर एक घरेलू गैस लेने के लिए। हर साल तस्वीर ऐसी ही रहती है। हाँ,
क्या परेशानी हो रही है? गैस नहीं मिल रहा आप लोगों को? गैस सवेरे से आए हैं, अभी तक नहीं मिला। बाढ़ में लोग बता रहे हैं कि हर साल यही स्थिति हो जाती है, क्यों हो जाती है स्थिति? ये नदी में दोनों साइड से आती नहीं है, बांध नहीं बांधा गया है, इसलिए नदी का पानी इधर उधर फैल जाता है। सड़क पे ही पानी है? सड़क पर पानी है। कितने बजे से लाइन लगे हुए हैं? हम 5 बजे से लाइन लगे। सुबह में? सुबह। क्यों इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है? 4 बजे से। गैस के लिए, भोजन बनाने के लिए तकलीफ उठानी पड़ती है। ये सालों बाद ऐसा ही होता है या बाढ़ के समय? बाढ़ के समय साहब। तस्वीर दिखाने का मकसद ये कि अगर दरभंगा जिला प्रशासन इस तस्वीर को देख रहा है तो गंभीरता से ले, क्योंकि दूर दूर तक केवल लोग नजर आ रहे हैं, उनकी परेशानी नजर आ रही है। और अगर सिलेंडर नहीं मिलता है तो इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग बाढ़ में भी अपने को थोड़ा वो सुकून ले सकें, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो विषम है। ऐसे में प्रशासनिक सहयोग अपेक्षित है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। तो एक ज़माना था जब सिलेंडर लेने के लिए हम सभी इसी तरह से लाइन में खड़े रहते थे और दोनों के बीच के जो डिस्टेंस था उस समय ये नहीं पता चलता था कि इतना सोशल डिस्टेंस रखना होगा, लेकिन आज ये ज़रूरत बन गई है। और जैसा कि आपने सुना संजय की रिपोर्ट में कि लोग बता रहे हैं कि हर साल बाढ़ में जब आपदा आती है तो इसी तरीके से एक सिलेंडर को बगल में सटा कर लोग इंतज़ार करते हैं ताकि सिलेंडर वाला ट्रक आ जाए और उनके घर में चूल्हा जल सके। चलिए एक बात और भी आपसे जानना चाहेंगे, शायद आपने कभी अपनी जेब से जो आपकी पॉकेट मनी होती है उसे निकालकर गरीबों की मदद की होगी। तो अगर उत्तर इसका मांगा जाए, जवाब मांगा जाए तो आपकी तरफ से ये होगा कि हाँ हमने किया है। तो एक तस्वीर और दिखाने जा रहे हैं। ये जो तस्वीर है वो सिवान की है और सिवान में इस कोरोना काल में जो गरीब हैं, जिन्हें मदद की ज़रूरत है, उन्होंने ऐसा ही एक छोटा सा प्रयास किया है। सिवान के युवा इस लॉकडाउन में मिसाल पेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, हम इस वक्त सिवान स्टेशन का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। जो एक छोटे मासूम बच्चे हैं, युवा की एक टोली है, जो भूखे लोग हैं, जिसको अभी लॉकडाउन में कहीं कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, वो यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है व्याप्ते अपने को सुरक्षित रखते हुए। और यहाँ तक भी मास्क भी बांटा जा रहा है। ये जो आप देख सकते हैं, जो जिन लोगों के अंदर मास्क नहीं है वो मास्क बांट रहे हैं। ये यानी ये एक युवा एक सिवान के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं। ये खुद चंदा लगाकर ये काम कर रहे हैं। हमारे साथ एक लड़का है बादल, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह के करने के पीछे क्या मकसद है। क्या मकसद है आपका? मकसद ये है कि हम अक्सर स्टेशन पे देखा करते हैं कि लॉकडाउन में लोग भूखे हैं और लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 5 से हम लोग लगातार स्टेशन पे रह रहे लोगों को भोजन करा रहे हैं और राशन का भी वितरण कर रहे हैं जो जरूरतमंद परिवार है। भले ही ये युवक का उम्र काफ़ी कम है, लेकिन औरों के लिए एक संदेश दे रहे हैं कि आप भी आगे आएँ और ज़रूरतमंदों को मदद करें ताकि कोरोना की जंग को हम लोग जीत सकें। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। तो अच्छी आदतों से क्या हो सकता है, ये आपने देखा कि अच्छी आदतों से किसी का पेट भर सकता है, लोग खुश रह सकते और हैं। विवेक, ऐसे और प्रयासों की जरूरत है जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं। बिल्कुल। और हम आपको बता दें कि बाढ़ के हालात जो हैं कई जगहों पर बने हुए हैं और ऐसे में पटना में जो है भारी बारिश आज हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही इसको लेकर अलर्ट जारी किया था कि पटना समेत कई जिले हैं जहां पर जोरदार बारिश हो सकती है 2 दिनों में। और चूंकि बाढ़ से पहले ही जूझ रहा है बिहार, ऐसे में और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पटना में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पटना सहित उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई थी और आज सुबह से ही पटना में ये बारिश शुरू हो गई है। ना सिर्फ पटना की बात करें, गोपालगंज हो, दरभंगा हो, तमाम उत्तर बिहार के जो ज़िले हैं उस सब जगह मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। हालांकि इस बारिश ने पटना में होने पिछले 2 दिनों से जो गर्मी थी और जो उमस है उससे राहत ज़रूर मिली है, लेकिन अगर यही बारिश कुछ घंटों तक अगर लगातार चलती रही तो पटना में जल जमाव भी देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के जिस ढंग से पूरे बिहार में बाढ़ का स्थिति है, लगातार नदियों का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। अगर ऐसे ही बारिश चलती रही तो परेशानी और बढ़ सकती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। चलिए, बारिश हो रही है, बारिश का कुछ लोग मजा उठा रहे हैं, कुछ लोगों को परेशानियां हो रही हैं। अगर हम झारखंड की बात करें
जरा झारखंड की तरफ अगर कैमरे को घुमाएं तो ये पता चलेगा वहां कि एक मंत्री जी हैं जो कि श्रम नियोजन मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता। वो खेतों में नजर आए और उन्होंने खेती की है, बुआई की है, अपने बैलों को धोया है, लेकिन मंत्री जी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी वहां पर। तो ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं खेत में धान की रुपाई, उससे पहले वहां पर बैल चल रहे हैं। लेकिन जब मंत्री जी पहुंचे, जो कि श्रम नियोजन मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, अपने खेत में आम किसान की तरह हल चलाते हुए नजर आए। उन्हें देखने के लिए भीड़ जुट पड़ी और सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति कितना गंभीर है ये बताने के लिए उन्होंने इसका सहारा लिया है। तो देख सकते हैं आप, मंत्री नजर आ रहे हैं और चारों तरफ जो आसपास के किसान हैं, ग्रामीण हैं, वो उन्हें देखने के लिए वहां इकट्ठा हुए हैं। ये मजदूर मंत्री हैं, तो उन्हें मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि पूरा देश 80% किसान है और उनके पर पूरा देश निर्भर है कि आत्मनिर्भर कैसे होगा, किसानों को सुख सुविधा कैसे मिलेगा। और अब जरा बात कर लेते हैं एक दूसरी बड़ी परेशानी की जिसने पूरी दुनिया में परेशान कर रखा है लोगों को। जी हाँ, कोरोना की बात कर रहे हैं और पटना से, लेकिन इस बीच अच्छी खबर है कोरोना को लेकर कि यहाँ पर जो परीक्षण किया गया है कोरोना वैक्सीन का, कोवैक्सीन का जो परीक्षण किया गया है वो उत्साह बढ़ाने वाला रहा है परीक्षण। यहाँ पर हम आपको बता दें, जितने भी लोगों को ये वैक्सीन दी गई है, किसी को किसी तरह से परेशानी इस वैक्सीन के डोज से नहीं हुई है। इन लोगों को वैक्सीन का डोज देने के पहले एंटीबॉडी का टेस्ट भी किया जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो इस साल नवंबर में स्वदेशी वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। पटना एम्स में 15 जुलाई को जिस व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज 5 मिलीग्राम दी गई थी, उसे 29 जुलाई को दूसरी और 12 अगस्त को तीसरी डोज दी जाएगी। चौथी डोज 26 अगस्त को और 5वीं डोज 24 अक्टूबर को दी जाएगी। चलिए, एक अच्छी खबर जो श्रीराधा ने बताई है कि एम्स ने पहला चरण पास कर लिया है, लेकिन इसमें कई और चरण हैं। इसमें अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर सब कुछ बेहतर रहा तो ये कोवैक्सीन हमारे बीच में होगी, हम सभी स्वस्थ होंगे। तब तक मास्क लगाकर रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और काम ना हो तो बाहर ना निकलें, ये जरूरी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही।